हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास ना? जी सर, बिल्कुल हम लोग चंगे हैं। आप कैसे? हम भी अच्छे हैं। हम तो बचपन से ही अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज आपका सेकंड सेशन फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सीएमए फाउंडेशन का। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख ली थी और हम लोग अटक गए थे, भटके नहीं थे, रुक गए थे बुक कीपिंग का। मैंने कहा था ये आज के सेशन में बताऊंगा, आगे भी चलेंगे। ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? नॉर्मली अगर हम फ़र्क की बात करें तो आज तक तो सोचा नहीं। हमें लगता था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों एक ही है। ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड अकाउंटिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। जो काम एक अकाउंटेंट करता है नॉर्मली नॉर्मली, तो वो बुक कीपर का काम करता है, बुक्स को मेंटेन करने का काम करता है। वो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है और सिंपली उसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक कीपर का काम होता है। अकाउंटिंग क्या होती है बेसिकली? अकाउंटिंग, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने लास्ट सेशन बताया था कि दिस इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मीन्स इफ यू जस्ट वॉन्ट टू नो द रिजल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको डिसीजन लेना है, तो वो बुक कीपर नहीं कर सकता। आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, एनालाइज करने की पावर होनी चाहिए, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि ठीक है, ट्रायल बैलेंस तक तो एक बुक कीपर बना सकता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द फाइनल रिजल्ट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। जो हमें बुक्स दी गई हैं उनको वहां से उठाना और उसको सही फॉर्म में सही जगह पर प्लेस करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना और उनका रिजल्ट निकालना और साथ में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखना, एनालाइज करना, ये होता है हमारा अकाउंटिंग। दोनों में फर्क इतना ही है। तो जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। तो कहता है बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल टास्क विच इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी डेटा को कलेक्ट करना, डेटाबेस मेंटेन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन विद द फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक and measurement of the economic transaction. I'm just talking about the bookkeeping, recording financial effect of economic transaction in order of its occurrence, उसकी journal entry करना, classifying, ledger posting करना, preparing organized statement known as trial balance. तो up to the preparation of trial balance, सर ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? हम में से तो कई लोग जानते ही नहीं। थोड़ा प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस तक का काम इसका है, लेकिन अकाउंटिंग का काम आफ्टर ट्रायल बैलेंस स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और उसका रिजल्ट निकालने और उसको इंटरप्रेट करने और डिसीजन लेने। ये सारे काम अकाउंटिंग के तहत आते हैं। इज इट क्लियर? सर हम लोग को तो इतना नहीं मालूम था। अगर कुछ लोग जानते होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है तो देखते हैं। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने कहा ना, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जहां बुक कीपिंग एंड होगा वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इन ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस यानी सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम में। Purpose of accounting is to find out the result and the interpretation thereof. Bookkeeping is a foundations of accounting. बिल्कुल ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग की फाउंडेशन होती है, जबकि अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अल्टीमेटली वी नीड टू इंटरप्रेट दिस। इंटरप्रेट करने का मतलब रिजल्ट बताना, और बताने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू समराइज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक। सर अब मत बताइए, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ना तो ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ बताया, ना जर्नल, ना लेजर, कुछ भी नहीं। ठीक है, बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय जूनियर स्टाफ, जबकि इसके लिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, तो एक स्किलफुल पर्सन की जरूरत होगी। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल। चलिए अब मैं आपको कुछ बताता हूं। यहां पर मैंने आपके लिए ये 5 लाइनें लिख रखी हैं।
Bookkeeping and accounting are two functions which are extremely important for every business organization. In the simplest of its term, bookkeeping is responsible for the recording of financial transactions, whereas the accounting is responsible for interpreting, classifying, analyzing, reporting and summarizing the financial data. चलिए, हमने आपको लास्ट सेशन में भी ये बात बताई और मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं क्योंकि अब मैं थोड़ा आगे बढ़ करके बात करूंगा। सर, ये जो बार बार आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा खुल करके बताइए अब, ठीक है। मैंने कहा हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो इकोनॉमिक वैल्यू कंसिस्ट करते हैं या मॉनिटरी वैल्यू कंसिस्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग ये मींस बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको प्रॉपर प्लेसिंग देना। रिकॉर्डिंग का मतलब हम जर्नल एंट्री से कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, और अगर आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे अकाउंट्स में हम लोग एक डेबिट और एक क्रेडिट पढ़ते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर पोस्टिंग करना सीखते हैं, क्लासिफाई करना, अकाउंट्स को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, मतलब चीजों को, हर चीजों को एक्यूमुलेट करना, ठीक। लेजर पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस, इसके बीच में भी काफी चीजें आएंगी, फिलहाल ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं, और इस ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिजल्ट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ उसके बारे में इंफॉर्म करेगा, और दूसरा बनेगा आपका बैलेंस शीट, जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को बताएगा या आपके स्टेटस को बताएगा, या आप कह सकते हैं आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, ये डिफाइन करेगा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये है सिस्टम, और ये बार बार आने वाला है। तो अभी तक, थोड़ी देर पहले तक जो चीज आप लोग नहीं जानते थे, सर ये तो हम लोग को आता ही नहीं, अब आपको एटलीस्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर से रूबरू होना पड़ेगा, यानी कि एक जानकारी रखनी पड़ेगी कि भाई ये जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर पोस्टिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। चलिए, इतना तो समझ में आया। और अल्टीमेटली ये सब जो बनाया ना हमने, साल भर मेहनत की, वो इतनी मोटी मोटी किताबें बनाई, ये सब साल भर की मेहनत है, और ये एक पेज का हिसाब किताब है पूरा, जो आपको रिजल्ट देता है। क्या देता है? रिजल्ट देता है। इसी को हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। गॉट इट? पक्का? चल सकते हैं आगे। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। नॉर्मली हम लोग अकाउंटिंग में एक ही मानते हुए चलते हैं, यानी हम लोग को बिल्कुल बेसिक से सीखना है। बुक कीपिंग पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे। अच्छा, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो ये चीज याद रखना, डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा था सबसे पहले आपको तीन चीजों की याद रखनी पड़ेगी। लास्ट सेशन में मैंने इसके बारे में हल्का फुल्का एक हिंट दिया था, लेकिन ठीक है। तीन अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग को यू कैन बाइफरकेट इन थ्री डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको रिजल्ट देता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पास्ट में आपने जो एक्टिविटीज की, आज उसका क्या रिजल्ट आया। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कंट्रोल करना सिखाता है। अच्छा, लॉस हो गया, क्यों हुआ? चाय पानी का खर्चा ज्यादा हो गया था क्या? अच्छा, भाड़ा ज्यादा लग गया था क्या? अच्छा, परचेस कॉस्ट बढ़ गई थी, ओके, सेल्स वैल्यू कम हो गई थी, स्ट्राइक होने के कारण नुकसान हुआ, मींस अब हम वहां से रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट के बाद हम ये सोचते हैं कि अब इस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या इस प्रॉफिट को नेक्स्ट ईयर और कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो चीजें एक्सेस हैं, जहां पर हमारा खर्चा कम हो सकता है, आई विल ट्राई टू कंट्रोल और मैनेज दैट। मैं उस खर्चे को कम करने की कोशिश करूंगा। जहां पर हम सेल को बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने का डिसीजन, यानी कंट्रोल का सीधा काम करेंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में। और
कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, खर्चों पर कंट्रोल करना, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन, अच्छा हम तो एक ही सिटी में काम करते हैं तो इतना सेल करते हैं, अगर दूसरी सिटी में जाएं ओके, अगर केवल एक पेन बना, एक यूनिट बनाते हैं, चलो दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट कर दें। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल डेटा। अब आप अकाउंटिंग कर चुके, रिजल्ट आपके सामने है, उस पर कंट्रोल करने का काम आप कर ही रहे हैं, अब आप डिसीजन लेने का भी काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोस डेटा। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, ये तीन चीजें होती हैं, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, कंट्रोल अकाउंटिंग एंड द डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, ये चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो ये तीन तरह के अकाउंटिंग होते हैं। अच्छा, हम जब भी बात करेंगे ना, यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर हम बात करें फर्स्ट पेज पर जाने की इस चैप्टर के, ये बुक जो है ना, इस बुक का नाम आपको मालूम है ना क्या है? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नाम है इस बुक का जो आप पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट मीन्स हम लोग जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन जब अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे सीएमए फाउंडेशन का, तो उसमें कुछ हिस्सा इसका भी दिया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है ना? तो हम लोग सीएमए फाउंडेशन में जब पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज द कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की स्टडी करते हैं। चलिए, कुछ पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कुछ पार्ट, ये नहीं कि जो आज हम लोग कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन में दैट इज डन 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 डन, इसके बाद तो अकाउंटिंग आती नहीं है। अरे भाई, इसके बाद तो अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी जो एक बीच में रह गया पॉइंट, एंड दैट इज योर अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का क्या मतलब है? चलिए ऐसे ही बता देते हैं। ये आपका चार्ट है। अकाउंटिंग साइकिल में आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में ऊपर जरा देखें तो मैंने यही लिखा है, ये रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब सबसे पहले आप किस में ले जाएंगे? जर्नल एंट्री में। जर्नल के बाद कहां ले जाएंगे? लेजर में। लेजर के बाद क्या ले जाएंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद देखो ना, मैंने सीधे ये लिख दिया था, देखो जरा। और जब मैंने ये लिखा था तो मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया था, इसके बीच में और भी कुछ बहुत होता है, याद आया होगा, मैंने ये बोला था इसको पढ़ाते समय। ये अकाउंटिंग साइकिल ही है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक। कि ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग उस ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर से नया ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस से बना, अनमोडिफाइड ट्रायल बैलेंस से मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस बन गया। उसके बाद उसमें कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। देखेंगे क्या होता है ये क्लोजिंग एंट्रीज एंड व्हाई दीज क्लोजिंग एंट्रीज आर नेसेसरी, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दोज क्लोजिंग एंट्री विल स्टार्ट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स इट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा रिजल्ट बताता है। ये पूरा एक साल का साइकिल खत्म हो जाता है एक अकाउंटिंग पीरियड का। अब अकाउंटिंग पीरियड आपकी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की हो सकती है। मैंने बताया था ना, पार्ट पार्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन एक साल का तो आपको हिसाब देखना ही देखना है। तो दिस इज द वे एंड दिस इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ तो पहले ही खत्म करवा दी थी, लेकिन अब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा व्हाट डज इट मीन्स, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। क्लियर? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना, दे आर टू ना, 3 ना 2, अरे नहीं सर 2 लिखा है ना, 3 है। बेसिकली मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, तो दे आर 3 वेज। द फर्स्ट वन इज एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, एक्रूवल है। नंबर 2, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एंड नंबर 3, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये 3 तरीके होते हैं। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन पहले दूर कर दूं कि ये मेथड अलाउ नहीं है।
इसको हम मिक्स्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं ऊपर वालों की, फिर बात करेंगे हम हाइब्रिड सिस्टम की। एक्रिवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली यही सिस्टम एप्लीकेबल होता है हर जगह, नॉर्मली यही सिस्टम एप्लीकेबल होता है। और गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कोशिश करिए कि आप एक्रिवल सिस्टम पर ही बनाइए, और मैक्सिमम जगहों पर तो ये इन्फोर्स किया गया है कि आप एक्रिवल सिस्टम पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। लेकिन टैक्सेशन में कहा गया है बोथ ऑफ दीज टू सिस्टम्स आर अलाउड, और यहां पर भी अकाउंटिंग में कहा गया है ठीक है, नॉर्मली हम मानकर चलेंगे कि आप एक्रिवल सिस्टम रखते हैं। नॉर्मली हम मानकर चलेंगे कि आप एक्रिवल सिस्टम पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप हमें बता दें, नोट लिख दें, you are not maintaining the financial statement on the basis of the accrual system of accounting, or in any other or another words you can write as a footnote that the above financial statement are prepared on the basis of the cash system of accounting. That's it, that is enough to me. ऐसा क्यों, मैं बाद में बताऊंगा। बेसिकली ये नॉर्मल सिस्टम हो, और एक्रूवल सिस्टम होता क्या है 2 मिनट के लिए मैं अपनी बुक्स रखता हूं 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, पक्का। नॉर्मली हम 1 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं सर। और मैंने आपसे कहा कि मुझे किसी को सैलरी देनी है, क्या देनी है, सैलरी देनी है, तो मैंने लिखा टू सैलरी 1000, ये मिस्टर ए को मैंने दी पर मंथ। ये कितने महीने का है सर, ये 12 मंथ्स का है। इट मींस वी आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर 12 मंथ्स। अगर वो बंदा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो कोई काम कर रहा है, तो यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ सैलरी। ये हम एक्सपेंसेस और यहाँ हम लिखते हैं इनकम, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग अभी लगाने की जरूरत है, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्रूवल सिस्टम होता क्या है और कैसे काम करता है। अभी हम लोगों ने कुछ देखा नहीं है, ना जर्नल एंट्री देखी, ना लेजर देखी, बट यस ये चीज आपको आराम से समझ में आएगी। अब मिस्टर ए है, वो 1000 पर मंथ लेता है, फैक्ट्री में काम करता है, ऑफिस में काम करता है। 12 महीने का मैंने उसको सैलरी दिया, कितने महीने का, 12 मंथ्स का मैंने उसको सैलरी दिया। तो इसका मतलब मेरा खर्चा कितना हो गया सर, 12,000 रुपये। अब आप भी ये सब हमसे पूछेंगे कि 12 महीने की सैलरी का खर्चा कितना। अरे सर हमें मालूम है, आपने खर्च किया 12,000 तो 12,000, बात खत्म। अच्छा जी, हमारी फैक्ट्री में मिस्टर बी भी काम करता है, अच्छा उसको भी हम 1,000 पर मंथ सैलरी देते हैं, लेकिन उसको हमने ना 15,000 रुपए सैलरी दे दी। कितनी दे दी, 15 महीने की सैलरी दे दी। हो सकता है, हाँ हो सकता है सर, 3 महीने की आप ज्यादा दे देंगे, क्या दिक्कत है, सामने वाले ने मांगा आपने दे दी। अच्छा तो मेरा खर्चा कितना हुआ सर, 15,000, ठीक है। वहीं पर मेरे पास एक और स्टाफ है मिस्टर सी, वो भी 1,000 पर मंथ लेता है, उसको मैंने टोटल 10,000 सैलरी दी। कितनी दी, हाँ सर हो सकता है, आपने 2 महीने की सैलरी अभी रोक रखी है, कुछ बवाल चल रहा होगा, आपने उसको सबक सिखाया होगा, 2 महीने की सैलरी आपने नहीं दी ना, वो आया नहीं लेने के लिए। तो खर्चा कितना हुआ सर, 10,000, जितना आप देंगे सैलरी उतना खर्चा। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर मैं 12 महीने की सैलरी दूं तो 12,000 खर्चा, 15 महीने की सैलरी तो 15,000 खर्चा, ऐसे नहीं होता। हमसे कहा गया जिस ईयर का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसके अंदर की सैलरी आपके खर्चे होंगे, कोई भी खर्च, इस तारीख को याद रखना, इस डेट को याद रखना, जो हमारा एक्सपेंडिचर इस डेट का होगा वही एक्सपेंडिचर माना जाएगा, न इसके एक दिन पहले का एक्सपेंडिचर इस डिटेल में आएगा, न इसके एक दिन बाद का कोई एक्सपेंडिचर इस डिटेल में आएगा। अब सच सच बताओ कि ये जो मैंने 15,000 रुपए सैलरी दी,
क्या वो 31 दिसंबर के अंदर की? नहीं सर, वो आगे की, अभी तो आपने बोला एडवांस दिया गया है, तो ये अगले जनवरी 21, फरवरी 21 और मार्च 21 की सैलरी दी गई है। कब की? नेक्स्ट ईयर की सैलरी दी गई है। ये 1,000 3 महीने की, वो ज्यादा देगी, दी गई, देनी थी 12,000, दे दी गई 15,000। तो ये बताओ, तुम लोग खुद सोच करके बताओ, इसको मैं अगर हटा दूं और मैं ऐसे कर दूं, यहां मैं लिखूं एक्सपेंसेस और यहां मैं लिखूं इनकम, और यहां पर पीरियड लिखूंगा 1/1/21 टू 31 दिसंबर 21। ये भी 12 महीने 21, तो ये भी 12 मंथ्स का बनेगा। हाँ सर। अब बताओ, ये जो 3 महीने का खर्च इसमें शामिल है, ये 15,000 में, वो किस पीरियड का है? सर वो इस पीरियड का है। तो वो कहां जाना चाहिए? सर इसमें आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से हटाना पड़ेगा। हाँ, इसको क्या नाम दें हटाने के लिए? 3,000 हमने एडवांस दिया था। अच्छा हाँ, तो सर इसको हम प्रीपेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहां कितना लिखना पड़ेगा? ओहो 12,000। बात तो सही है, 12 महीने का 12,000 ही होता है। इस पीरियड का खर्चा हम इस पीरियड में लिखेंगे। और ये 3,000 कहां चला जाएगा? ये हमारा सैलरी यहां चला जाएगा। देखेंगे अगले साल का। फिलहाल ये 3,000 अपनी जगह पर चला गया, चला गया ना? एग्री हो? बिल्कुल सर एग्री है। यहां पर बताओ, हमने खर्च कितना किया? सर 10,000। कहां 10,000? अरे खर्च तो आपको करना कितना था इन 12 महीनों में? सर 12,000। दिया कितना? सर 10,000 दिया हमने। पेड किया 10,000, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर वॉज 12,000। ऊपर जो था हमने पेड किया 15,000, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 12,000। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना चाहिए? सर आपके हिसाब से इसमें ना 2,000 ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए? ये खर्चा तो है ना सर, है तो इसी ड्यूरेशन का। हाँ, जेब से पैसा नहीं निकला, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन खर्चा तो हो गया ना। इस पीरियड में तो खर्चा हो गया ना। हाँ, इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चूंकि ये इसी साल का है, इधर से कोई लेना देना इसका नहीं है, तो उसको मारो गोली। अब समझ में आया? और इन ऑल दीज 3 केसेस यू विल सी अ मैजिक दैट इन ईच एंड एवरी केस यू आर जस्ट मेंशनिंग द टोटल एक्सपेंडिचर इज रुपीज 12,000। ना तो हम इस एक डेट के एक दिन पहले का कोई खर्चा लिख रहे हैं, ना तो इस डेट के एक दिन बाद का कोई खर्चा लिख रहे हैं। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। ये कहता है हमारा एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अर्नड, अनअर्नड, एक्रूड, अनएक्रूड, इनको ध्यान में रखता है। अभी अभी इन चीजों के बारे में दिमाग में दौड़ा ना, ये कहानी समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले। यही है आपका एक्रूवल सिस्टम, जो कहता है खर्च होना चाहिए था, खर्च किया नहीं मैंने, जेब से पैसे निकाले नहीं, लेकिन खर्च हो गया। तो वो पैसा आज नहीं तो कल निकलेगा। इसी तरह ज्यादा दे दिया तो वो खर्चा नहीं है, वो मेरा अगले साल एडजस्ट होगा, तो खर्चा मत मानो इस साल का। इसको हम कहते हैं एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, दूसरा एक सिस्टम होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा? जो कहता है कि भाई जितना जेब से जाएगा उतना खर्च माना जाएगा, जितना जेब में आएगा उतना इनकम माना जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कितना जाना चाहिए था, जैसा कि ऊपर मतलब रखा गया था, कितना आना चाहिए था, जैसा कि ऊपर मतलब रखा गया था। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें केवल इसी से लेना देना है कि कितना जेब से गया, कितना जेब से आया। नाम से ही पता चलता है कैश। कैश कितना आया, मेरी इनकम, कैश कितना गया, मेरा खर्चा। दिस इज योर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि किसी भी सूरत में मैं तो नहीं मानता सही है। कुछ केसेस में इस फंडे को यूज किया जाता है हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए, बट यस, accrual system is a normal system of accounting. You will follow or you will find it everywhere. आपको यही सिस्टम हर जगह फॉलो करते हुए मिलेगी, और इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो भी करते हैं नॉर्मली, जब तक कि कहा ना जाए कि कैश सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। नॉर्मली प्रोफेशनल्स के केस में कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आता है। फिलहाल
वहां पर भी एक्रूवल रखा जाए तो ज्यादा बेटर है और रखा जाता भी है। तो फिलहाल यहां तक अभी आपको ये याद रखना है, दे आर टू डिफरेंट मेथड, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज द एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली वी गिव मोर वेटेज टू द एक्रूवल सिस्टम एंड नॉट टू द कैश सिस्टम। व्हाट इज हाइब्रिड सिस्टम? हाइब्रिड सिस्टम मीन्स मिक्स, कुछ भी कर दो। किसी खर्चे को आप कैश बेसिस पर रखो, किसी खर्चे को, सैलरी को हम एक्रूवल बेसिस पर रखते हैं और रिफ्रेशमेंट को हम कैश सिस्टम पे रखते हैं। परचेज को हम कैश सिस्टम पे रखेंगे तो सेल्स को एक्रूवल पर रखेंगे। अरे भैया क्या कर रहे हो, कौन सा मिक्स बना रहे हो, हलवा पूरी खिचड़ी क्या है ये? बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो तो खिचड़ी बनाओ। अरे बीमार नहीं है ना भाई, हम तो हेल्दी वे में काम करेंगे, हम खिचड़ी नहीं काम, खिचड़ी बनाने का काम नहीं करेंगे क्योंकि बीमार नहीं है। और जब बीमार नहीं है तो नॉर्मल सिस्टम यूज करो, एक्रूवल या कैश। हाइब्रिड सिस्टम इज नॉट अलाउड एट ऑल। हाइब्रिड सिस्टम कहीं पर भी अलाउड नहीं है, ये चीज आप याद रखें। और यहां पर यही बताया गया, दे आर टू सिस्टम अकाउंटिंग के, एक्रूवल सिस्टम, कैश सिस्टम, एंड द थर्ड सिस्टम इज हाइब्रिड। और इस सिस्टम को मना किया गया है। ठीक, अंतर मैंने आपको बता दिया है, ये चीज आप देख लेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक दो चीजें ऐसी आएंगी जो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर अब आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताने जा रहे हैं, सारे नहीं बताएंगे, बेसिक, जिसमें सबसे पहला है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सौदा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सौदा। ये सौदा खरा खरा दिल लेना, याद ही नहीं आता कभी कभी गाना ना। अच्छा, इट मीन्स एन इवेंट। सर इवेंट, आपने कुछ और बोला था हमको पहले। हमने आपको कहा था कि हम आपको फर्क समझाएंगे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में। इसको हम कहते हैं सौदे हिंदी में, और इसको हम कहते हैं घटनाएं। अब मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग, अच्छा अभी मैं कहानी रख लूं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। चलिए, हुआ ये कि मैं तो साइकिल से जा रहा था। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? साइकिल से चलना। मैं तो भेलपूरी खा रहा था। ओके, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? सर ये इवेंट है। साइकिल चलाना भी, सीटी बजाना भी, भेलपूरी खाना भी, और साइकिल से गिर जाना भी ये भी घटना ही है। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रांजैक्शन एट ऑल। अच्छा जी, आस पड़ोस के लोग आए दौड़ते हुए, मुझे उठाए, दो दांत टूटे हुए थे, हड्डी पसली एक हो रखी थी, डॉक्टर के पास ले गए। तो जब मैं गिरा, दो दांत टूट गए, वो ट्रांजैक्शन था या इवेंट था? सर ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, वो इवेंट था। हम ना डॉक्टर के पास गए, वो ट्रांजैक्शन था या इवेंट था? सर वो भी इवेंट था। डॉक्टर ने मलम पट्टी की, क्या किया? फर्स्ट एड दिया। अब बताओ ये क्या है, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? थोड़ा कंफ्यूजन है। डॉक्टर ने मलम पट्टी की, नहीं नहीं सर ये ना इवेंट है। अच्छा, डॉक्टर ने पैसा मांगा, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? ये भी इवेंट है। आपने पैसा निकाल कर डॉक्टर साहब के हाथ में रखा, अब बताओ ये क्या है? ये इवेंट है। नहीं नहीं, गलती हो गई, ये इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट है। मैं साइकिल से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, सीटी बजा रहा था, रास्ते पे गिर गया, दो दांत टूट गए, डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर ने फर्स्ट एड की, डॉक्टर ने पैसा मांगा, मैंने पैसा दिया। ईच एंड एवरीथिंग वॉज इवेंट। अब इन सारी इवेंट्स में हमें वो इवेंट बताओ जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल मेजरमेंट हुआ। डॉक्टर ने पैसा मांगा, आपने पैसा दिया, दैट वाज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है।
सर आपने कहा ये इवेंट है, मैंने कब मना किया ये इवेंट नहीं है, ये तो अभी भी इवेंट है। लेकिन ये वो इवेंट है जहां एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। इट मीन सर आप ये बोलना चाहते हैं हर चीज इवेंट होती है? हाँ, हर चीज इवेंट होती है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन इवेंट हो, हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है। मैंने कब मना किया? वो जो दो ट्रांजैक्शन बीच में आपने दिखाया ना, पैसा मांगना और पैसा देना, वो भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो इवेंट पहले है। लेकिन हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन हो जरूरी नहीं है। हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन हो जरूरी नहीं होता। हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, ये तो कंफर्म हो गया। अब मैं थोड़ी आगे की बात बताऊं। तो अब ये क्लियर हुआ कि हम उन इवेंट्स को लेते हैं जो मॉनिटरी होती हैं, जिनको मेजर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी। चलो भाई, अब क्या हम इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ, इन इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है, इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है। क्या सर जरूरी है क्या कि कोई ट्रांजैक्शन हो तभी हम उसकी रिकॉर्डिंग करें? क्या दो इवेंट मिल करके कोई तीसरा इवेंट बना दें, उसकी भी एंट्री? सर कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहे आप हम लोग को? अच्छा, पेशेंस रखें। हमने भाई धीरे धीरे स्टोरी समझेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ये सब बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं बच्चों के दिमाग में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहती है। चलो, मैं कहता हूँ यहाँ मैं लिखता हूँ केजी में, यहाँ लिखता हूँ रुपीस में, यहाँ मैं लिखता हूँ केजी में, यहाँ मैं लिखता हूँ रुपीस में। मैंने सामान खरीदा, नॉर्मल सेंस से बताना, इधर मैं कोई एंट्री वगैरह नहीं कर रहा, और नहीं मैं ये मानकर चल रहा हूँ मैंने आपको कुछ पढ़ाया है। मैंने परचेस किया 100 kg 1000 रुपीज़ में, कुछ भी खरीदा 1000 रुपीज़ में 100 kg, यानी 1 kg 10 रुपये में मैंने सेल कर दिया। मैंने 80 kg सेल किया 1000 रुपये में। खरीदा कितने में था सर? 1000 में। बेचा कितने में? 1000 में। फायदा कितना हुआ? नील। चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसको 1200 में बेच देते हैं। अब बताओ कितना फायदा हुआ? सर फायदा हो गया 200 रुपये। 200 फायदा हुआ। ऐसे कैसे 200 फायदा हुआ? ऐसे कैसे 200 फायदा हुआ? अरे 100 किलो खरीदा था, 80 बेचा, 20 के आपके पास स्टॉक नहीं बचा हुआ है। कितने में खरीदा था सर? 10 रुपए के हिसाब से तो 200 रुपए का सामान तो अभी भी आपके हाथ में पड़ा ही हुआ है। आपने ना किया क्या, आपने जो 80 kg खरीदा था 800 रुपए में, वो 80 kg आपने 1200 में बेचा है। ओके, जो 80 kg खरीदा था 800 में, वो 80 kg आपने 1200 में सेल आउट किया। इट मींस यू आर जनरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹400। आप ये कह सकते हैं दैट वाज द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू 80 kg। बट वॉट अबाउट द 20 kg? क्या मैंने इसके लिए कोई अलग ट्रांजेक्शन किया? सर समझ में नहीं आया। अब मैं इसको हटा सकता हूं? बिल्कुल हटाइए सर, अब तो ये समझ में आ गया। अब हम इसी चीज को ऊपर बात करेंगे। मैंने कहा कि 80 kg खरीदा और 80 बेच दिया, लेकिन 20 अभी भी परचेस जो मैंने किया था वो बचा हुआ है, वो मैंने यहां लिख दिया। यहां आप ये कह सकते हैं, यहां मैंने माइनस कर दिया, ये बिका नहीं, ये मैंने माइनस कर दिया। आप इसी साइड लिख दीजिए। तो 80 खरीदा 800 में, आप यहां मत लिखिए क्रेडिट साइड, आप ये कह सकते हैं 80 खरीदा 800 में, 80 बेचा 1200 में, ये तो हमारा स्टॉक बचा हुआ है, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट हो गया। लेकिन इन सबके बीच में एक और ट्रांजैक्शन हो गया, ऑटोमेटिकली पता नहीं चला। सर इसमें ऑटोमेटिक क्या हुआ? मैंने खरीदा कितना था? 100, बेचा कितना? 80,
बच कितना गया, रुपए में नहीं केजी में बताओ, रुपए में तो 400 बच गए, हाथ में कितना स्टॉक बचा सर 20 केजी। क्या इसके लिए मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया ना, खरीदा था 100 की एंट्री हो गई, बेचा 80 की एंट्री हो गई, 20 के लिए तो हमने कोई अलग से ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। ओके 20 के लिए जो 20 का स्टॉक बचा है उसके लिए मैंने कोई अलग से ट्रांजैक्शन नहीं किया, खरीदा 100, दैट वाज द ट्रांजैक्शन एंड हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। 80 केजी बेचा 1200 में, नाउ वी रिकॉर्डेड इट एट रुपीज 1200, we purchased and we made the sale, we recorded both of these two transactions, but yes, automatically a third transaction create a third, and this third transaction is automatically, we didn't do anything, automatically this event happens। आप ये कह सकते हैं ये event थी जो ऑटोमेटिकली हो गई, कौन सी, वो 20 किलो बच जाना, और 20 किलो बचना तो उसकी वैल्यू कितनी, 200 रुपए, 200 रुपीज। ऑटोमेटिकली दिस इवेंट टेक्स प्लेस अ फाइनेंशियल इवेंट, ये फाइनेंशियल इवेंट हो गई, ये इकोनॉमिक इवेंट हो गई। नाउ वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन आल्सो, दिस इवेंट आल्सो। तो स्टॉक जो होता है ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये ट्रांजैक्शन नहीं होता, इवेंट से आता है, और ये फाइनेंशियल इवेंट होती है जिसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसमें एक और इवेंट आ गई, पता भी नहीं चला ऑटोमेटिकली, इसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया, सामान खरीदा था 800 में, बेच दिया 1200 में, 800 में परचेज, 1200 में सेल, 400 जेब में अपने आप आ गए। हमने कोई इवेंट नहीं, हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, ये एक इवेंट के चलते ऑटोमेटिकली उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट या उन इवेंट्स का रिजल्ट एक नया इवेंट, और दैट वाज योर प्रॉफिट। अगेन दिस इज अ फाइनेंशियल इवेंट एंड वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड। तो जो स्टॉक होता है, प्रॉफिट होता है, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इवेंट, बट ड्यू टू having their monetary characteristic we are needed to record it in our books of account। तो अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं कि इवेंट और ट्रांजैक्शंस में क्या फर्क होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज इवेंट फर्स्ट, ऑल इवेंट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रांजैक्शन, ओनली दोज थिंग्स कैन बी termed as transactions which can be converted or which can be termed in terms of money only। तो जिनको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वही हमारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा कि मैं साइकिल से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, गिर गया, लोगों ने उठाया, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने पैसा मांगा, मैंने पैसा दिया, ईच एंड एवरीथिंग वाज इन अ रो एज अ इवेंट। But yes, in this complete row of events, there were two different events which were considered as monetary event when doctors demanded for the amount and I made the payment thereof। तो ये हमारी इवेंट थी लेकिन ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गई क्योंकि वो मॉनिटरी इवेंट थी। इस इवेंट्स में मॉनिटरी इवेंट थी, उसको हमने ट्रांजैक्शन कहा, लेकिन कुछ इवेंट होती हैं कि इवेंट्स का इवेंट के साथ रिजल्ट ऑटोमेटिकली एक ट्रांजैक्शन को जनरेट कर देता है, या कह सकते हैं कि मॉनिटरी इवेंट को जनरेट कर लेता है, एंड दैट इज योर प्रॉफिट एंड स्टॉक, और उनको भी हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एज यूजुअल। इज इट क्लियर? और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा हेल्प करेगा। मैं वहाँ ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने अच्छा खासा समय आज आपको यहाँ पर दिया है, तो अब ट्रांजेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट मीन्स एन इवेंट और अ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ बिटवीन पार्टीज। तो ट्रांजेक्शन का मतलब फाइनेंशियल या मॉनिटरी टर्म्स, फाइनेंशियल इवेंट, purchase of goods, receiving material, making payment, creating an obligation, supplier, future date, फलाना एंड का देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ मिलेंगे और हम एसेट से स्टार्ट करेंगे, और ये जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी दी हैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इट इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन। और उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट होगी, ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत बढ़िया चीज़ है जिसके लिए मैंने कहा कि जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ये ट्रांजेक्शन और इवेंट बार बार यूज़ होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।